कहानी की शुरुआत में कुछ लोग एक प्राइवेट प्लेन से कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब सफर शुरू होता है तो बाकी यात्रियों की नजर एक अजीब और बेढंगी दिखने वाली महिला पर पड़ती है, जिसे देखकर वे बिल्कुल खुश नहीं होते। वहीं वह महिला बिना किसी पर ध्यान दिए चुपचाप अपना लैपटॉप खोलकर अपने डॉक्यूमेंट्स पर काम करने लगती है। दूसरी ओर बाकी लोग आपस में ड्रिंक करते हुए हंसी मजाक में लगे रहते हैं। माहौल को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए उनमें से एक आदमी सबको उस महिला की पुरानी वीडियो क्लिप दिखाता है जो उसने द लास्ट हीरो नाम के सर्वाइवल शो के ऑडिशन के लिए बनाई थी। उस वीडियो में वह शहर के बीचों बीच जंगल जैसी परिस्थितियों में जिंदा रहने के ट्रिक्स समझा रही होती है। काम में पूरी तरह डूबी हुई महिला की नजर जैसे ही उन लोगों पर पड़ती है, उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। गुस्से और अपमान में भरकर वह रोने लगती है और उसी गुस्से में आकर उस डील से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स डिलीट कर देती है। लेकिन तभी अचानक सबकी हंसी चीखों में बदल जाती है जब प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है और भयंकर टर्बुलेंस शुरू हो जाती है। एयर होस्टेस सभी से कहती है कि तुरंत अपनी सीट पर बैठ जाएं और सीट बेल्ट बांध लें। लेकिन इससे पहले कि कोई बेल्ट बांध पाए, इंजन में आग लग जाती है और प्लेन का एक हिस्सा पूरी तरह टूट जाता है। जैसे ही प्लेन में ये बड़ा छेद होता है, जो लोग खड़े थे और जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी वो बाहर हवा में खिंच जाते हैं। इस भयानक हालत में भी डोनोवन लिंडा के पैर को पकड़ लेता है और उसकी सीट हथियाने की कोशिश करता है ताकि खुद बच सके। तभी अचानक डोनोवन को महसूस होता है कि चेस उसका शरीर पकड़कर उसे बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा है तो डोनोवन गुस्से में उसे जोर से काट लेता है और जैसे ही उसे एहसास होता है कि वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो लिंडा की गर्दन पकड़ लेता है ताकि उसे मजबूर कर सके कि वो उसे सीट दे दे और अपनी जान उसके लिए कुर्बान कर दे। खुद को इस हमले से बचाने के लिए लिंडा प्लेन के फर्श पर पड़ी एक फोर्क उठा लेती है और उसे डोनोवन के हाथ में घोंप देती है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो चेस के साथ बाहर खिंच जाता है। कुछ ही सेकंड बाद प्लेन अपनी डरावनी गिरावट पूरी करता है और समुद्र के बीचों बीच क्रैश हो जाता है। लिंडा वक्त के खिलाफ दौड़ती है ताकि अपनी सीट बेल्ट खोल सके, इससे पहले कि उसकी सांस पूरी तरह खत्म हो जाए। और जैसे ही वो खुद को आजाद करती है, वो दरवाजे की तरफ तैरती है और मैनेजर को देखकर हैरान रह जाती है, जो एक लाश बन चुकी होती है और प्लेन के बाहर फंसी होती है। लिंडा डर जाती है और जल्दी से पानी की सतह तक पहुंचने की कोशिश करती है और किसी मदद की तलाश करती है, लेकिन उसे सिर्फ इतना दिखता है कि प्लेन पूरी तरह समुद्र की गहराई में डूब रहा है। अगली सुबह लिंडा एक सुनसान द्वीप पर जागती है और उसे यकीन नहीं होता कि वो अभी भी जिंदा है। कुछ मिनट चलने के बाद उसे ब्रैडली का शरीर रेत पर पड़ा मिलता है और उसे पता चलता है कि उसका बॉस भी बच गया है, लेकिन उसके पैर में बहुत गहरा और खतरनाक घाव है। उसी पर लिंडा फैसला करती है कि वो जंगल में जिंदा रहने की अपनी सारी सीख का इस्तेमाल करेगी ताकि वो दोनों इस द्वीप से बाहर निकल सकें। सबसे पहले वो उनकी सुरक्षा के लिए एक आश्रय बनाती है जो उन्हें मौसम से बचा सके, और जब उसे लगता है कि तूफान आने वाला है तो वो बारिश का पानी इकट्ठा करने का सिस्टम तैयार करती है और पूरी रात ब्रैडली के पास बैठकर उसकी हालत पर नजर रखती है। अगली सुबह ब्रैडली होश में आता है और हैरान हो जाता है कि उसकी कर्मचारी ही उसका इलाज कर रही है, लेकिन वो मजबूर होकर उसकी मदद स्वीकार करता है क्योंकि वो पूरी तरह चलने फिरने में असमर्थ होता है। जब उसे पता चलता है कि प्लेन का बाकी स्टाफ और यात्री इस हादसे में मर चुके हैं तो वो टूट जाता है। उधर लिंडा आग जलाने में लगी रहती है ताकि उन्हें गर्मी मिल सके। जहां लिंडा पूरी मेहनत कर रही होती है जिंदा रहने के लिए, वहीं ब्रैडली द्वीप पर फंसे रहने के ख्याल से चिढ़ जाता है और लिंडा को आदेश देने के लहजे में कहता है कि वो आग को और बड़ा करे ताकि धुएं से संकेत दिया जा सके या रेत पर SOS लिखा जा सके। जब लिंडा को महसूस होता है कि वो अब भी उसे नौकर की तरह ट्रीट कर रहा है, यहाँ तक कि मरने की हालत में भी, और उसने उसकी जान बचाई है, तो वो अपना सामान उठाती है और उसे उसके हाल पर छोड़कर चली जाती है। दरअसल इस पूरे हादसे की शुरुआत अचानक नहीं होती, बल्कि इसकी कड़ियां जुड़ी होती हैं प्रेस्टन ऑपरेशन के ऑफिस से, जहां लिंडा काम कर रही होती है। वो पूरी रात खुद को थका देती है ताकि कंपनी के लिए एक बहुत जरूरी रिपोर्ट खत्म कर सके, और सुबह उसे ये जानकर झटका लगता है कि उसे तो बड़े मैनेजर्स की मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया। तभी उसका सहकर्मी डोनोवन उसे समझाता है और उसे मनाता है कि वो फाइल उसे दे दे, वो सब संभाल लेगा और सबको बताएगा कि ये काम उसी ने किया है। लेकिन जैसे ही वो मीटिंग में जाता है, वो पूरा काम ऐसे पेश करता है जैसे शुरू से अंत तक उसी ने किया हो और सारी सफलता और तारीफ खुद ले लेता है। जब लिंडा को ये पता चलता है तो उसे लगता है कि प्रमोशन का सपना जो वो इतने समय से देख रही थी हवा में उड़ गया। वो निराश और परेशान होकर घर लौटती है, अपना खाना बनाती है और अपने तोते के साथ बैठ जाती है। और अगले हफ्ते ब्रैडली प्रेस्टन कंपनी पहुंचता है और सब उससे मिलते हैं क्योंकि वही नया बॉस होता है। लिंडा वक्त बर्बाद नहीं करती और तुरंत जाकर उससे मिलती है और उसे बताती है कि वो उससे पहले कंपनी की आखिरी पार्टी में मिल चुकी है। हालांकि ब्रैडली उसे पहचान लेता है और उसे फिर से देखकर खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो उसके मुंह के कोने में चिपका हुआ खाना देखता है तो उसे घिन आ जाती है और वो जल्दी से बहाना बनाकर अपने ऑफिस लौट जाता है। जैसे ही वो अपने ऑफिस में पहुंचता है, उसे अपने कपड़ों पर ट्यूना का टुकड़ा गिरा हुआ मिलता है और उसे समझ आता है कि ये सब तब हुआ जब वो लिंडा के पास गया था। तभी फ्रैंकलिन नए बॉस को याद दिलाता है कि उसके पिता, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ने मरने से पहले इस कर्मचारी को वाइस प्रेसिडेंट बनाने का वादा किया था, लेकिन नया बॉस इस बात को नजरअंदाज कर देता है
है और कहता है कि वो ये पद डोनोवन को देगा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दोनों कॉलेज के दिनों में एक ही ग्रुप में थे। लिंडा ये सुनकर भड़क जाती है और अपने बॉस का सामना करती है। वो गुस्से में होती है और उसे बताती है कि डोनोवन ने अभी तक कंपनी में 6 महीने भी पूरे नहीं किए, जबकि वो 7 साल से काम कर रही है और इस पद की उससे ज्यादा हकदार है। ब्रैडली उसे कुछ अच्छे शब्दों से शांत करने की कोशिश करता है और उसके पिछले महीनों के काम की तारीफ करता है, लेकिन साफ कह देता है कि वो उसे अभी लीडरशिप के लिए तैयार नहीं मानता। जब वो उसके चेहरे पर निराशा और टूटन देखता है तो वो उसे बैंकॉक में होने वाले एक कॉन्फ्रेंस में साथ चलने का न्योता देता है और समझाता है कि ये ट्रिप उसका आखिरी मौका है खुद को साबित करने का, और अगर वो ऐसा कर पाती है तो वो उसे प्रमोट कर देगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। हालांकि लिंडा उसे छोड़ देती है, फिर भी ब्रैडली अपने घमंड में रहता है और खुद को दिलासा देता है कि वो किसी भी वक्त वापस आ जाएगी और उसे सच में छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन कुछ घंटों बाद जब सूरज ढलने लगता है तो ब्रैडली को एहसास होता है कि उसकी हालत उससे कहीं ज्यादा खराब है जितना उसने सोचा था, क्योंकि अब उसके पास न खाना है, न पानी और न ही कोई उसकी देखभाल करने वाला। चूंकि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, वो अपनी किस्मत के आगे हार मान लेता है और पूरी रात वहीं पड़ा रहता है। ठंड उसके शरीर में उतरती रहती है। जब तेज हवाएं चलने लगती हैं तो लिंडा का बनाया हुआ आश्रय भी उड़ जाता है। अगली सुबह ब्रैडली जलती हुई धूप के सामने खुला पड़ा होता है और जैसे ही वो देखता है कि उसकी त्वचा पर सनबर्न होने लगा है, वो चिल्लाने लगता है और लिंडा को पुकारता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि लिंडा सच में उसे छोड़कर चली गई है तो वो जिंदगी से उम्मीद खो देता है। लेकिन जब लिंडा को लगता है कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है तो वो उसके पास वापस आती है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन उसे याद दिलाती है कि अब वो कंपनी में नहीं है और अगर वो उसकी मदद चाहती है तो उसे अपने बराबर समझना होगा और दोनों को एक टीम की तरह मिलकर काम करना होगा ताकि मदद आने तक जिंदा रह सके। उसी दौरान लिंडा जंगल में जंगली सुअरों को देखती है और फैसला करती है कि वो लकड़ी का भाला बनाएगी ताकि उनका शिकार कर सके और खाने का इंतजाम कर सके। और ब्रैडली बहुत हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ये शांत सी अकाउंटेंट लड़की अकेले एक जंगली जानवर का सामना करने वाली है। लेकिन प्लान वैसा नहीं चलता जैसा वो चाहती थी, क्योंकि जैसे ही वो सुअर के पैरों के निशान का पीछा कर रही होती है, जानवर अचानक उस पर हमला कर देता है। उसे अपनी तरफ आते देख वो भागती है और अपने कपड़े का एक टुकड़ा फेंक देती है ताकि उसका ध्यान भटक जाए। सुअर उस कपड़े को सूंघने लगता है और उसी पल लिंडा उसके ऊपर छलांग लगाकर लकड़ी के भाले से उसे मारती है, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार होती है कि भाला उसके हाथ में टूट जाता है। हालांकि सुअर घायल हो जाता है लेकिन वो भागता नहीं है और फिर से उस पर हमला करता है। तब लिंडा भाले के दूसरे हिस्से को उठाकर पूरी ताकत से उसके शरीर में घोंप देती है और उस वक्त सुअर हिलना बंद कर देता है और उसे लगता है कि उसने उसे खत्म कर दिया है। लेकिन अचानक वो जानवर फिर उठ जाता है और अपनी पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ता है। लिंडा अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है। वो उसके पीठ में घुसी लकड़ी को पकड़ती है और उससे उसकी आंखों पर वार करती है और आखिरकार लड़ाई जीत लेती है। कुछ घंटों बाद वो कैंप में वापस आती है। उसका चेहरा खून से भरा होता है और वो सुअर का सिर ब्रैडली के सामने फेंक देती है, जो उसके रूप और उस ताकत से डर जाता है जिससे उसने उस जानवर को मारा था। एक अच्छा खाना खाने के बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह लिंडा फिर से बाहर निकलने का फैसला करती है ताकि द्वीप के नए हिस्सों को एक्सप्लोर कर सके और उसे एक शानदार झरना मिलता है। वो बहुत खुश हो जाती है कि अब उनके पास पीने के पानी का एक लगातार स्रोत है। जब वो अपना चेहरा धो रही होती है, उसे एक नाव के पास आने की आवाज सुनाई देती है तो वो खुद को तैयार करती है चिल्लाने के लिए और लोगों को बुलाने के लिए ताकि वो उन्हें बचा सकें। लेकिन अचानक वो अपना फैसला बदल देती है और उसे लगता है कि अभी अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने का वक्त नहीं आया है। तो वो एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और इंतजार करती है जब तक नाव वहाँ से चली नहीं जाती। फिर वो कैंप लौटती है अपने साथ बांस से बनी 2 पानी की बोतलें लेकर। ब्रैडली उसके इस ऊर्जा और सुकून को देखकर हैरान हो जाता है, खासकर इन हालात में, और उसके हिसाब से प्लेन क्रैश को 2 हफ्ते हो चुके होते हैं, जो कि रेस्क्यू टीम के आने के लिए काफी समय होता है। जब उसे समझ आता है कि कोई उन्हें बचाने नहीं आ रहा तो वो लिंडा को मनाने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ मिलकर एक साधारण नाव बनाए, लेकिन वो साफ मना कर देती है और कहती है कि ऐसे कमजोर नाव से बाहर जाना खतरनाक है और सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो अपने संसाधनों को इकट्ठा करने पर ध्यान दें ताकि वो मजबूत और स्वस्थ रह सकें। तब ब्रैडली समझ जाता है कि वो इस जगह से निकलने के लिए लिंडा पर भरोसा नहीं कर सकता, तो वो एक लकड़ी के सहारे खड़ा होता है और खुद ही नाव बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो इस काम के लिए बिल्कुल काबिल नहीं है और वो आग तक नहीं जला सकता। नाव बनाना तो बहुत दूर की बात है। अगले दिन जब वो भूख से मजबूर होकर हर तरह के कीड़े खाने लगता है तो उसे समझ आता है कि लिंडा के बिना उसकी जिंदगी नरक है और वो तय करता है कि उसे जाकर उससे माफी मांगनी होगी। जब वो खुद को नीचे गिराकर उससे माफी मांगता है तो वो उसे मना लेता है कि वो अपना खाना उसके साथ शेयर करे। इसके बाद वो उसके साथ जंगल के अंदर एक सफर पर निकलता है। जब लिंडा को लगता है कि ब्रैडली का पैर थोड़ा ठीक हो गया है तो वो उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाती है और रास्ते में उसे सिखाती है कि कौन से फल जहरीले हैं और कौन से खाए जा सकते हैं। पूरे द्वीप को देखने के बाद वो उसकी मदद करती है नीचे उतरने में। काफी चलने के बाद ब्रैडली आराम करने की बात करता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास खड़ा होता है उसका पैर फिसल जाता है और वो पेड़ों की लताओं में लटक जाता है, जहाँ उसके और मौत के बीच बस एक पल का फासला होता है और ब्रैडली एक कठिन परीक्षा से गुजरता है और वो साबित
करता है कि वो जिम्मेदारी उठाने के लायक है तो वो अपना पूरा शरीर जमीन पर फेंक देता है और रस्सी को पूरी ताकत से पकड़ लेता है। उसकी नसें मेहनत से उभर आती हैं जब वो उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है। वो उसके वजन और धरती की खींच के खिलाफ लड़ता रहता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो नहीं गिरेगी जब तक कि वो सच में उसकी जान बचाने में कामयाब नहीं हो जाता। जब वो दोनों कैंप में लौटते हैं तो लिंडा उसे बताती है कि उसने एक ऐसा ड्रिंक बनाया है जिसका स्वाद काफी हद तक वाइन जैसा है और वो दोनों साथ में पीने का फैसला करते हैं ताकि थोड़ा रिलैक्स कर सकें। कुछ देर बाद वो दोनों अपनी जिंदगी के राज एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। लिंडा बताती है कि उसकी शादी 10 साल तक चली थी लेकिन उसके पति की मौत हो गई और जब वो देखती है कि ब्रैडली उसे दिलासा दे रहा है और उसके लिए दुखी है तो वो साफ साफ कह देती है कि उसे उसके जाने का कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत शराब पीता था और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। फिर ब्रैडली भी अपना दिल खोलता है और बताता है कि वो कभी अपने पिता के करीब नहीं रहा और हमेशा उसे अजनबी ही मानता था। उसके माता पिता के अलग होने के बाद उसकी माँ ने उसे पाला लेकिन वो भी अच्छी औरत नहीं थी और इसी वजह से वो कभी एक सही फैमिली रिलेशन समझ ही नहीं पाया। जब लिंडा उसकी कहानी सुनती है तो उसे समझ आता है कि वो इतना स्वार्थी क्यों है और वो उससे कहती है कि सिर्फ वही दोषी नहीं है कि वो ऐसा इंसान बना। अगले दिन द्वीप पर बहुत तेज तूफान आता है और जब वो एक पेड़ के नीचे लगभग मरने वाले होते हैं जो उन पर गिरने वाला था तो वो वहाँ से निकलने और कोई नई जगह ढूंढने का फैसला करते हैं। संयोग से उन्हें एक गुफा मिल जाती है और वो उसमें छिप जाते हैं जब तक बारिश कम नहीं हो जाती। जब ब्रैडली देखता है कि लिंडा ठंड से कांप रही है तो वो उसे अपने पास लेकर उसे गर्म रखने की कोशिश करता है और वो दोनों ऐसे ही सुबह तक रहते हैं। तूफान खत्म होने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनका पूरा कैंप तबाह हो चुका है तो लिंडा एक नई जगह ढूंढती है ताकि वो फिर से सब बना सके और इस बार ब्रैडली खुद आगे बढ़कर उसकी मदद करने की पेशकश करता है। थोड़ी देर बाद वो खुद ही डिनर बनाने की जिम्मेदारी ले लेता है। लिंडा को महसूस होने लगता है कि वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है लेकिन जैसे ही वो पहला कौर खाती है उसे लगता है कि उसे जहर दिया गया है और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। तभी ब्रैडली उस नाव को लेता है जो उसने चुपके से बनाई थी और समुद्र में भागने की कोशिश करता है क्योंकि वो अब और लिंडा के साथ फंसा नहीं रहना चाहता। लेकिन जैसे ही पहली लहर नाव से टकराती है नाव टूट जाती है और ब्रैडली फिर से किनारे पर आ गिरता है। पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपनी मंगेतर का चेहरा देख रहा है लेकिन जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि लिंडा ही उसे बचा रही है और उसकी मदद कर रही है। लिंडा अपने शरीर से जहरीला खाना निकाल देती है और उस फल के असर से खुद को बचा लेती है जो उसने उसे खिलाया था। अगली सुबह ब्रैडली उससे माफी मांगने की कोशिश करता है और कहता है कि वो सिर्फ उसे बेहोश करना चाहता था ताकि वो उसे रोक न सके जब वो जा रहा था। लिंडा कहती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक है और उसे अपने हाथ से बनाया हुआ ग्रिल्ड ऑक्टोपस खाने को देती है। ब्रैडली बिना सोचे समझे उसे भूख से खा लेता है लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उस तरह के ऑक्टोपस में ऐसा जहर होता है जो इंसान को पूरी तरह लकवाग्रस्त कर देता है और वो अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रख पाता। ऐसे में लिंडा उसके सामने बैठ जाती है एक चाकू तेज करते हुए और कहती है कि उसे ये रेत पर मिला था। वो ठंडे अंदाज में कहती है कि अब उन्हें बचाने कोई नहीं आने वाला और अब से सब कुछ उसके हिसाब से ही होगा। उसे और डराने के लिए वो उसे धमकी देती है कि वो उसके शरीर के एक बहुत ही संवेदनशील हिस्से को काट देगी और उसे दिखाने के लिए वो उसके सामने एक चूहे पर ये करके भी दिखाती है कि अगर उसने फिर भागने की कोशिश की तो उसके साथ क्या होगा। जैसे ही जहर का असर कम होने लगता है ब्रैडली फैसला करता है कि वो अनजान बनने का नाटक करेगा और ऐसा दिखाएगा जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आया। वो ऐसे दिखाता है जैसे उसे कुछ समझ नहीं आया और लिंडा को इग्नोर करने लगता है जबकि वो मन ही मन एक पक्का प्लान सोच रहा होता है ताकि इस बार वो सुरक्षित तरीके से द्वीप से भाग सके। दूसरी तरफ लिंडा उसे मनाने के लिए ताजे फल इकट्ठा करने निकलती है और अचानक उसकी मुलाकात जोरी से हो जाती है जो ब्रैडली की मंगेतर है। वो एक नाव किराए पर लेकर उसे हर जगह ढूंढती फिर रही होती है। जोरी उसे बताती है कि जब सरकार ने भी तलाश बंद कर दी तब भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और खुद उसे ढूंढने आ गई। ये सुनकर लिंडा घबरा जाती है और सोचने लगती है कि कैसे जोरी को ब्रैडली तक पहुंचने से रोका जाए। वो उसे पहाड़ की चोटी की तरफ ले जाती है और कहती है कि वो और ब्रैडली ऊपर ही कैंप कर रहे हैं। जैसे ही वो उस किनारे के पास पहुंचते हैं जहां से वो पहले गिरने वाली थी, लिंडा बहाना करती है कि वो अपने जूते के फीते बांध रही है और जोरी से आगे बढ़ने को कहती है। अचानक जोरी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो फिसल कर गिरने लगती है। कप्तान जल्दी से दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वो नीचे न गिरे लेकिन लिंडा उन्हें वहीं छोड़कर चली जाती है और जोरी की चीखें सुनती रहती है और फिर सोच में पड़ जाती है कि अब क्या करे। कुछ देर बाद लिंडा कैंप में लौटती है। उसके पास आम होते हैं लेकिन ब्रैडली उसके चेहरे से समझ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। लिंडा समुद्र में जाकर खुद को धोती है और फिर झोपड़ी के नीचे लेटकर कहती है कि वो थक गई है और आराम करना चाहती है। रात में जब वो सो रही होती है उसे किनारे से आवाज आती है। वो उठकर देखने जाती है और उसे किसी के पानी से बाहर आने का साया दिखता है। वो डर जाती है जब वो देखती है कि जोरी उसकी तरफ बढ़ रही है तो लिंडा एक जलती हुई लकड़ी उठाकर उस साये पर वार करती है और जैसे ही वो मारती है वो गायब हो जाता है। जब उसे लगता है कि सब खत्म हो गया तो एक और परछाई दिखाई देती है और वो घबराकर नींद से जाग जाती है। सुबह ब्रैडली जंगल में शिकार के लिए निकलता है और एक टहनी पर पैर रखते ही एक जंगली सुअर
देखकर उसके सामने से भागता है। तभी उसे रेत में दबा हुआ किसी का हाथ दिखाई देता है। वो पास जाकर देखता है और जैसे ही वो उंगली में पहनी बड़ी हीरे की अंगूठी देखता है, उसे यकीन हो जाता है कि ये उसकी मंगेतर है। गुस्से से भरकर वो कैंप की तरफ दौड़ता है और लिंडा का सामना करता है। उससे पूछता है कि उसने जोरी को क्यों मारा। लिंडा उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ये बस एक हादसा था और वो डर गई थी, इसलिए उसे बताया नहीं। लेकिन ब्रैडली उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उससे पूछता है कि क्या उसने अपने पति को भी मारा था। ये सुनकर लिंडा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपनी कमर में लगी चाकू निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ब्रैडली वो चाकू चुरा चुका है। वो तुरंत भागकर पेड़ों के बीच छिप जाती है और वहीं से अपने जूते का फीता खोलकर पीछे से ब्रैडली पर हमला करती है और उसे गला घोंटने की कोशिश करती है। ब्रैडली अपना शरीर पेड़ से टकराता है, जिससे चाकू उसके हाथ से गिर जाता है। जब उसे लगता है कि वो उसे मार ही देगी तो वो उसके बाल पकड़कर जोर से खींचता है और उसके बालों का गुच्छा उसके हाथ में आ जाता है। लिंडा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और लड़ाई और भयानक हो जाती है। वो ब्रैडली के कंधे पर काट लेती है और उसका मांस तक निकाल देती है। ब्रैडली उसकी आंख में उंगली डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को बचा लेती है और एक पत्थर से उसके सिर पर वार करती है। ब्रैडली उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि लिंडा उसकी मंगेतर की अंगूठी छीन चुकी है और फिर से उस पर हमला करती है। लिंडा जमीन पर पड़ी चाकू उठा लेती है और उसे ब्रैडली के शरीर में घोंप देती है। ब्रैडली घायल होकर वहां से भागता है और उसी इलाके में पहुंच जाता है जिसे लिंडा ने बहुत खतरनाक बताया था, लेकिन जहरीले जानवरों की जगह उसे एक शानदार महल दिखाई देता है। वो मदद के लिए वहां भागता है, घर के अंदर जाता है, एक कपड़ा उठाकर अपने घाव पर बांधता है और फ्रिज खोलकर पानी पीने की कोशिश करता है। तभी उसे लिंडा की आवाज सुनाई देती है तो वो किचन की दराजें खोलकर कोई चाकू ढूंढने लगता है ताकि खुद को बचा सके, लेकिन लिंडा ठंडे अंदाज में कहती है कि उसने घर के सारे चाकू पहले ही इकट्ठा कर लिए हैं और वो उन्हें फेंक देती है। तभी ब्रैडली को सीसीटीवी कैमरे नजर आते हैं तो वो उन्हें तोड़ देता है, जबकि वो लिंडा को इस महल की कहानी बताते हुए सुन रहा होता है। वो कहती है कि ये घर एक अरबपति का है जो यहाँ कभी आता ही नहीं और किसी को उसके यहाँ होने का पता भी नहीं चलता। वो ये भी मान लेती है कि उसने जोरी और कप्तान को मार दिया क्योंकि वो ब्रैडली से प्यार करती है और किस्मत चाहती है कि वो दोनों साथ रहें। फिर लिंडा उसके सामने आती है, उसके हाथ में बंदूक होती है और उसकी आंखों में साफ दिखता है कि वो उसे मारने का इरादा रखती है। ब्रैडली नाटक करता है कि वो टूट चुका है। वो उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उससे दूसरी मौका देने की भीख मांगता है। लिंडा उसकी बातों में आ जाती है और थोड़ा शांत हो जाती है। तभी ब्रैडली मौका देखकर उसे धोखा देता है और एक भारी धातु की सजावटी चीज से उसके सिर पर वार करता है। वो उससे बंदूक छीन लेता है ताकि उसे मार सके, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है उसे पता चलता है कि बंदूक खाली है। लिंडा इस मौके का फायदा उठाती है और उसे एक और जोरदार वार करती है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। जब ब्रैडली जमीन पर गिरता है तो लिंडा एक गोल्फ स्टिक उठाती है और उसके सिर पर बिना किसी रहम या हिचकिचाहट के लगातार वार करने लगती है, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो चुका होता है कि वो कभी उससे प्यार नहीं करेगा और उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। करीब 12 महीने बाद लिंडा एक बहुत बड़ी स्टार बन चुकी होती है और पूरी दुनिया उसे प्लेन हादसे की इकलौती जीवित बची हुई इंसान के रूप में जानती है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान वो बताती है कि उसकी किताब, जो बहुत बड़ी बेस्ट सेलर बन चुकी है, जल्द ही फिल्म में बदलने वाली है। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि ये सफलता उसे सिर्फ उसकी हिम्मत और जबरदस्त ताकत की वजह से मिली है। यहीं पर हमारी आज की कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।